हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद मनोज सर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास बिजनेस स्टडी के अंदर कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होता है, उसमें मैंने चर्चा किया था कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक ग्रुप एक्टिविटी भी होता है। तो मैंने ये कहा था कि इसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में से 1 मार्क के भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं या 3 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में से 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो अभी सीबीएसई ने आपके लिए क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है, जो कि सीबीएसई के साइट पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिसमें कि बिजनेस स्टडी क्लास 12th के लिए 80 मार्क्स का थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है 3 घंटे के लिए प्रैक्टिस करने के लिए सैम्पल क्वेश्चन के रूप में, कि 23-24 के लिए बच्चे अपना जब प्रिपरेशन करेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसमें। तो उसी क्वेश्चन पेपर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं आपके 12th क्लास के बिजनेस स्टडी में अगले साल फरवरी और मार्च में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे, और हमने चर्चा भी किया था आपके लास्ट वीडियो में कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने जो लास्ट टाइम देखा था सेम उसी टॉपिक से 1 मार्क का क्वेश्चन सीबीएसई ने जो है वो बनाए हैं आपके लिए। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आप देखेंगे जो 6th नंबर का जो क्वेश्चन है वह 1 मार्क का है क्वेश्चन। उसे सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के लिए बनाया है उसने। तो 1 मार्क क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जो है वो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से लिया है, जिसमें कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, और मैंने कहा था कि सीबीएसई जो है वह एनसीईआरटी के बुक्स को ही फॉलो करती है। तो सीबीएसई जब एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करती है तो क्वेश्चन भी उसी में से फ्रेम करती है। तो एनसीईआरटी के बुक में जो ये पिक्चर दिया हुआ है, इसी पिक्चर को दिखाते हुए उन्होंने जो है क्वेश्चन सेट किया है। अब क्या क्वेश्चन दिया उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित, तो हम देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने 1 मार्क के क्वेश्चन फ्रेम किया उसी टॉपिक से जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इलस्ट्रेटेड इन द पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर के अंदर मैनेजमेंट के कौन से पॉइंट को सिग्निफिकेंस कर रहा है। तो इसमें जो है हम देख रहे हैं पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि 4 लोग खड़े हैं और एक बैनर लिए हुए हैं कि जिसमें कि लिखा हुआ है कंपनी ऑफ द ईयर, जिसमें कि कंपनी ऑफ द ईयर लिखा हुआ है। अब कंपनी ऑफ द ईयर बैनर पे लिखा है और कॉर्नर में लिखा हुआ है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर एज अ टीम, यानी टीम के रूप में हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं अगर सब लोग मिल के काम करें। तो इस पिक्चर को देख के हमें आंसर बताना है कि यह जो पिक्चर क्या बताना चाह रहा है, मैनेजमेंट के कौन से क्वालिटी को ये बताना चाह रहे हैं। तो सीधा सा आंसर है इसका। पहला, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। दूसरा है इसमें बी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तीसरा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और चौथा है मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफ़िशियंसी। तो ये चारों ही काम
करती है मैनेजमेंट, लेकिन इस पिक्चर से रिलेटेड कौन सा काम करती है मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा कि मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करती है अचीविंग ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। तो हम देख सकते हैं कितनी आसानी से हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं क्लास 10 करने के बाद। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। मैंने क्वेश्चन भी दिखा दिया आपको किस टाइप क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको टॉपिक समझने में आसानी हो रही है। क्वेश्चन देख कर अच्छे से समझ पा रहे हैं आप। तो अब आगे हम देखते हैं, अगला टॉपिक देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। दे मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो बेसिक पर्पस होता है वह उसके गोल को अचीव करना होता है। वही मैनेजमेंट का भी बेसिक पर्पस होता है, गोल को अचीव करना, यानी कि व्यवसाय सही ढंग से चले, सुचारू रूप से चले और वह अपने गोल को अचीव कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट हैज़ टू अचीव ऑल ऑब्जेक्टिव्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। यानी कि व्यवसाय का जो गोल होता है वो अलग अलग गोलों को अचीव करने का काम मैनेजमेंट का होता है, और वह जो गोल अचीव करना होता है वह इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट मैनर में अचीव करने का काम मैनेजमेंट का होता है। ऑब्जेक्टिव जो एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम देखते हैं जो पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि वह व्यवसाय का गोल को सेट करे कि उसे कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है, और इट हैज़ टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल एरिया कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग, यानी जितने भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं उस व्यवसाय के अंदर उन सब का ध्यान रखना और उन सब को रिप्रेजेंट करते हुए गोल को सेट करना कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सकता है, उसमें सबको फ़ायदा होना चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई कंज्यूमर हो या कस्टमर हो या गवर्नमेंट हो, या हर किसी के लिए ऑब्जेक्टिव को देखना और सेट करने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, यानी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो ह्यूमन और मटेरियल को यूज करके, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके और गोल को अचीव करने का, यानी कि कोई वेस्टिंग ना हो और गोल को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, इस तरह का काम मैनेजमेंट का होता है, मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसमें 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। पहला है सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव और तीसरा जो है वो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर होते हैं। सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव ये तो बेसिक है, यानी कि इसके बिना तो व्यवसाय जो है वो टिक ही नहीं सकता है। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि वो ज़िंदा कैसे रह सकता है व्यवसाय, वह मैनेजमेंट का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, जो मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद उसका आता है दूसरा कि केवल सर्वाइवल से काम नहीं चलेगा। मियर सर्वाइवल इज़ नॉट एनफ फॉर द बिजनेस। अब सर्वाइवल के अंदर क्या करता है वो? मस्ट अर्न रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, यानी इतना वो
अर्न कर ले कि वो जो है वो कॉस्ट जो होती है उसको वो उसकी भरपाई कर सके। अब आता है कि प्रॉफिट के अंदर केवल सर्वाइवल इज नॉट इनफ। मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशनल मेक्स अ प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट अर्न करेगा, क्यों प्रॉफिट अर्न करेगा? क्योंकि जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से जो भी लोग रिस्क लिए होते हैं व्यवसाय चलाने के लिए, उनको उसका शेयर का हिस्सा दे सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी सोल प्रोप्राइटर होता है वो कैपिटल लाता है और वो कैपिटल लाकर रिस्क लेता है, अपने व्यवसाय को शुरू करता है। उसके बदले वो आशा करता है कि उसे प्रॉफिट मिले, उस कैपिटल से जो भी काम किया जाए उससे उसको प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। वो केवल व्यवसाय चलता रहे, प्रॉफिट नहीं हो, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर व्यवसाय चलता रहे, सरवाइव करता रहे केवल, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं सोल प्रोप्राइटर के या पार्टनर्स के या जो भी फॉर्म इस्टेब्लिश करता है, तो उसका इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट में। क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तभी वो खर्चे कर पाएगा, अपने पर्सनल घर के खर्चे या हर तरह के खर्चे वो कर पाएगा। तो प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है केवल सरवाइव करना, सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्टिव बनाना, बल्कि प्रॉफिट के लिए भी उसे बनाना पड़ता है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट है ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, यानी कि सिर्फ वो सरवाइव कर गया अगर और प्रॉफिट बना लिया तब भी इनफ नहीं है, क्योंकि व्यवसाय को ग्रोथ भी करना है। अगर थोड़ा बहुत जो पैसा बच रहा है प्रॉफिट के रूप में, अगर वो पार्टनर लेकर घर चला गया और उसके बाद सेविंग कुछ भी नहीं हुई, तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा फॉर्म। तो इन्वेस्ट करने के लिए सेविंग ज़रूरी है। तो ग्रोथ तभी होगा जब सेविंग होगा। द बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। फॉर दिस it is important for the business to grow, to remain in the industry. Management must exploit fully the growth potential for the organization. Growth of business can be measured in terms of sales volume, increase in number of employees, the number of product, or the increase in capital investment. So there are other indicators of growth also. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी फॉर्म ग्रोथ कर रही है उसका पता उसके इन्वेस्टमेंट से चलता है कि उसने कहाँ कहाँ पैसे लगा रखे हैं। तो जैसे जैसे उसके सेविंग्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वो ग्रो करेगा और अलग अलग जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके, एक सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। ये तीनों ही वह अपने करती रहती है ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता रहे। तो पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, और दूसरा ऑब्जेक्टिव हम जो है वो देख रहे हैं वो है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो पहला ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है मैनेजमेंट का, कि वह जो आसपास के जो उसके परिवेश है उसके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, उस पर के प्रति वो किस तरह से अपने आप को गोल सेटअप करता है, वो भी उसका उद्देश्य होता है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। चूँकि ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रकार का पार्ट है सोसाइटी का। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल दिस, यानी ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेफर्स टू consistently creating economic value for various constituents of society. This includes using environmental friendly method of production, यानी कि जो भी कार्य करे, जो भी
वह समाज के विकास के लिए, समाज के ग्रोथ के लिए करे। जो भी प्रोडक्ट वो बनाए उस समाज में उससे कुछ फ़ायदे हो, उससे समाज को कोई नुकसान ना हो, वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाए ताकि जो है वो फ्रेंडली हो, यानी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, पॉल्यूशन ना करे और कचरा न फैलाए और केमिकल्स को, वेस्ट को बाहर ना निकाले अपने फॉर्म से। तो इस तरह से जो है वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। ये भी उसका एक उद्देश्य होता है। इसमें गिविंग एम्प्लॉयमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी देती है वो किसको, डिसएडवांटेज ग्रुप को, ताकि जो है वो लोग भी आगे बढ़ सकें। दूसरा, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़, जैसे स्कूल देना या स्कूल में डोनेशन देना। एंड क्रच टू एम्प्लॉइज़, उसके यहाँ एम्प्लॉइज़ अगर आ रहे हैं काम करने के लिए तो जो फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए क्रच की व्यवस्था करना है। छोटे छोटे बच्चे क्रच में रहेंगे, क्रच वाले उनकी देखभाल करेंगे बच्चों की, और महिलाएं जो हैं वो फॉर्म में आराम से काम कर सके। तो ये एक प्रकार का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन का कि वो अपने एम्प्लॉय का भी ध्यान रखे, सोसाइटी का भी ध्यान रखे, समाज का भी ध्यान रखे। द बॉक्स, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के रूप में। तीसरा देखा हमने कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे लोग होते हैं उनका ध्यान रखना, उनके पर्सनल डेवलपमेंट हो सके, उनको अच्छी सैलरी मिल सके, उनको अच्छा पर्क मिल सके। क्यों? क्योंकि जब एम्प्लॉय खुश होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तेज़ी से आगे काम कर सके। तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य होता है केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन को ही बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं होता है, अपने एम्प्लॉय का भी ग्रोथ करना ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर अपने एम्प्लॉय को भी ग्रोथ करना उसका उद्देश्य होता है, क्योंकि एम्प्लॉय तभी जुड़ते हैं उसके साथ जब वो सेटिस्फाइड होते हैं और तभी वो ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपुल, लोगों से मिलकर बनता है ऑर्गेनाइजेशन, हु हैव डिफरेंट पर्सनालिटी, और सबके अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, बैकग्राउंड्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, एंड उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वो सब मिल करके जो है ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं। टू सेटिस्फाई दीज डाइवर्स नीड्स, और वो अपने अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो जाते हैं। दीज वेरी फ्रॉम फाइनेंशियल नीड सच एज competitive salaries and perks, social needs such as peer recognition, and higher level needs such as personal growth and development। तो पर्सनल ग्रोथ भी चाहते हैं एम्प्लॉय अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, और मैनेजमेंट का यह दायित्व तो बनता है कि वो अपने एम्प्लॉय का भी ग्रोथ करे। तो मैनेजमेंट हैज़ टू रिकॉन्साइल पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर हारमोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन हारमोनी तभी बना रहेगा जब इनका पर्सनल ग्रोथ भी होगा। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमने जो है ऑब्जेक्टिव जो हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का, वो ये है। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के जो उसे करने होते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।